मगर 2000 का जो था जी वो ठीक था। अब ये कैसे हो सकता है कि एक चीज एक हालात में सही है और एक वक्त पे सही है और एक और हालात में और एक और वक्त में वो गलत है? क्या मतलब आपका मतलब कि जब आप पहले पीसीओ पे आपको फायदा हो रहा है और आप उसमें हलफ उठा रहे हैं और अपनी नौकरियां बचा रहे हैं तो वो सही है, मगर जिस पीसीओ से आपको हलफ नहीं उठवाया जा रहा और आपकी नौकरियां जा रही हैं और किसी और की बन रही हैं तो वो गैर कानूनी हो गया। मैं मसलन इसलिए कह रहा हूं कि ये अब नहीं कर सकते कि इस्तिस्ना जो हासिल होती है एक सदर को, वजीर आजम को, गवर्नर्स को, मिनिस्टर्स को, स्टेट मिनिस्टर्स को, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, सबको इस्तिस्ना है जी। तो ये जो हासिल होती है ये इन लोगों को है, उनको नहीं है। ये पीसीओ सही है, वो वाला नहीं सही, लेकिन ये गलत बातें हैं। तो आप पहले एक असूल बनाएं और उसका वो असूल एक तो आइन पे मबनी होना चाहिए, दूसरा ये इस्लाम पे मबनी होना चाहिए। अब मैं आपको जाते हुए ये कह दूं, इस्लाम में इस्तिस्ना का तस्वुर ही नहीं है। जी हाँ, हमने तो यही हिस्ट्री में पढ़ा था कि खलीफा वक्त को भी दरबार में उस पे अदालत में ले आया गया था। हजरत अली भी गए, हजरत उमर भी गए जी हाँ। और कम तराक के साथ भी नहीं गए। और जब हजरत उमर गए हैं तो आपको पता है काजी ने उनको क्या कहा? जी, उसने कहा कि अगर आप अपने तम तराक के साथ आते तो मैंने अपनी कुर्सी के नीचे एक छेटा रखा हुआ उससे तुमको मारता। तो हजरत उमर ने जवाब दिया कि देखो मेरे भी पास्तीन में एक छेटा है कि अगर तुम्हें खड़े होके तुम मुझे मेरा इस्तकबाल करते तो मैं तुमको इस छेटे से मार। हमारी वो रिवायत है, इसलिए हम अपने आप को इस्लामी जमहूरिया कहते हैं, हमें शर्म नहीं आती। जी। अच्छा, ये बताइए हुमायूं गौहर साहब, अब ये मंसूर एजाज के आने का फिर से एक गुलगुला उठा है, उनको मल्टीपल वीजा भी मिल गया है, सब हो गया है, मुबारकबाद हो आपको। कुछ सूरत हाल में कुछ मजीद सरगर्मी आएगी जब वो मौसूफ तशरीफ लाएंगे यहाँ पे? आ गए तो जरूर सरगर्मी आएगी, मगर मैं तो आंसू इस चीज पे बहा रहा हूँ जी कि फ्रैंकली अंजुम रिजवी साहब, अब ये मुल्क मर रहा है, मुल्क के बाशिंदे मर रहे हैं, भूखे हैं, उनको कुछ खाने को नहीं मिलता, उनको नौकरियां नहीं मिलती, और आपको एक मेमो का और एक खत का फिक्र पड़ा हुआ है। आपके जो रूलिंग क्लास है उसको ये फिक्र पड़ा हुआ है, ये है आपकी प्रायोरिटी। सर, और रूलिंग क्लास क्या, वो जो पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात हुई थी, इन्वर्टेड कॉमास में एस्टैब्लिशमेंट, वो तो यही चाह रही है ना, वही तो प्रोब कर रही है। उसका अपना अपना चक्कर होता है, वो मेमो को यूज कर रहे हैं जरदारी को खत्म करने के लिए, ठीक है ना जी। जरदारी साहब जो होंगे वो, उनको ज्यादा ये फिक्र होगी कि एबटाबाद कमीशन का कोई आए रिपोर्ट तो मैं फौज को के ऊपर उसका डालूं सारा इल्जाम। तो ये एक दूसरे के साथ ये रूलिंग क्लासेस है, इनकी लड़ाइयां चल रही हैं। यानी ये म्यूजिकल चेयर हो रहा है, इससे आवाम का कोई ताल्लुक नहीं है, आम पाकिस्तानी का कोई ताल्लुक नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 90% लोग हैं, ये हमारी आपकी क्लास जो है बड़े बड़े खुश हो रहे हैं कि आज गिलादी के साथ ये हो गया, आज जजों के साथ वो हो गया, आज प्रेसिडेंट के साथ फलाना हो गया, आज फौज के साथ ये धक्का पड़ गया। हम इसमें लगे हुए, लोग भूखे मर रहे हैं, खुदा के वास्ते कुछ करो उनके लिए। वो नहीं कोई कर रहा, उसकी तरफ नजर नहीं जा रही। लड़कियां अगवा हो रही हैं, रेप हो रही हैं, क्रिश्चियन लड़कियों के साथ जो किया जा रहा है इधर, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। इनको फिक्र क्या है? वो मेमो क्या था, वो खत क्या था, उसको लिखते क्यों नहीं हो? मंसूर एजाज को वीजा मिला कि नहीं मिला? ये तुम्हारा मुल्क है। आपने तो उसका गौर साहब आप देते हैं जी, अब इस चीज का सुओ मोटो नोटिस नहीं ले सकते कि लोग भूखे मर रहे हैं, उसका कोई सुओ मोटो नहीं। सुओ मोटो क्या होता है? अतीका उडो की बोतलों में क्या है? ये तो आपकी प्रायोरिटीज है। आपने जो उसका हुमायूं गौहर साहब, इन लोगों की इज्जत करो जी, इन लोगों का, इनको सीरियसली लो। ये जो रूलिंग क्लास है हमारी, अल्लाह हमें इससे बचाए। बिल्कुल, ये एक बड़ा नुक्ता आपने वाज़े किया है और ये वाकई एक ख्याल करने की चीज़ है। मुझे पता है बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह आप अगले हफ्ते कराची आ रहे हैं तो आपसे एक पूरा प्रोग्राम इस मौजू पर ज़रूर करूँगा। इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सबको बता दिया मैं कराची आ रहा हूँ, वहाँ मेरे मरवाने का इंतजाम करेंगे आप, ठीक है? इसमें कुछ मेरा भी गरज शामिल था, मैंने कहा आपसे मैं वादा ले लूँ इस बहाने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं गौहर साहब, थैंक यू वेरी मच साहब, खुदा हाफिज़। जनाब हसन महमूद जाफरी साहब, हुमायूं गौहर साहब पुराने सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, कॉलम लिखते हैं बहुत अच्छा। हाँ, 20 साल से ज़्यादा अरसे से वो हमारे साथ हैं और ये एक बड़ा नुक्ता आपने वाज़े किया है और ये वाकई एक ख्याल करने की चीज़ है। मुझे पता है बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह आप अगले हफ्ते कराची आ रहे हैं तो आपसे एक पूरा प्रोग्राम इस मौजू पर ज़रूर करूँगा। इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं गौहर साहब, थैंक यू वेरी मच साहब, खुदा हाफिज़। जनाब हसन महमूद जाफरी साहब, हुमायूं गौहर साहब, पुरानी सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, कॉलम लिखते हैं बहुत अच्छा।
अब इन्होंने एक जो नुक्ता उठाया, इन्होंने कहा कि ये पूरी कौम जो है ये एक मेमो के पीछे पड़ी हुई है। वो इस रेफरेंस में मैंने इनके साथ अभी कोई 2 महीने पहले एक प्रोग्राम किया था, और उसमें उन्होंने मेमो गेट पे जब मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा कि इसमें प्रॉब्लम यह है कि कोई पार्टी सच नहीं बोल रही है, हर कोई आधा सच बोल रहा है और आधा झूठ बोल रहा है। उस तनाजुर में उन्होंने ये कहा कि लोगों की तो किसी को फिक्र ही नहीं है, ये जो 90% आवाम है जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, क्या क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, हुमायूं गौहर साहब ने जो इस मसले पर बात की है वो सही है कि बिल्कुल मेमो गेट, मैं तो इससे ज़्यादा बल्कि साफ बात करूंगा कि मेमो गेट कुछ भी नहीं है। ये एक कागज़ पर अगर कोई लिख दे, कल को मैं लिख दूं या उनको किसी बहाने से चीफ जस्टिस साहब को या चीफ आर्मी स्टाफ को मोबाइल पे बातचीत, कोई और बात, उनको पैगाम दूं कि भाई क्या हाल है, सलाम अलैकुम और वालेकुम सलाम करके रिकॉर्ड पे ले आऊं कि भाई मैंने अपने मोबाइल से कुछ बात की है, और उसके बाद ये इल्जाम लगाऊं कि या चीफ जस्टिस साहब या आर्मी चीफ ने मेरे साथ मुझे ये कहा था, बगैर साइन शुदा मैं एक चीज को पहुंचा दूं कहीं पर, जो मंसूर साहब ने, एजाज मंसूर जिनको दिया गया, जिनकी कोई साख नहीं है, पहले देखा जाता है कि उसकी साख क्या है आदमी की, उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं बता दिया जब उनके बकौल हुसैन हक्कानी साहब ने उनको ये खत दिया था या लिखा था। वो मना करते, हुसैन हक्कानी साहब मना कर रहे हैं, एजाज मंसूर साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे लिखा गया, उसमें साइन भी कुछ नहीं है। सबसे बड़े मुल्जिम तो एजाज मंसूर साहब खुद बनते हैं, जो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ना कि ये मैंने पहुंचाया है वहां पर। तो उनसे ही पूछा जाए कि भाई ये ड्राफ्ट किया है, आपने खुद किया है, वो तो मना कर रहा है। तो वो तो इसीलिए तो अदालत में उन्होंने तलब किया ना, अदालत ने क्यों एक्सेप्ट किया? क्या और काम नहीं है अदालत को? क्या अदालत फालतू बैठी हुई थी? ये चीज समझ में नहीं आता कि हम लोगों ने जद्दोजहद जो की थी, चीफ जस्टिस साहब को लाए थे, ये कहा गया था कि अवाम की जो मसाइल हैं उसका वो होगा, अवाम खल्के खुदा राज करेगी, अब खल्के खुदा। एतजाज अहसन साहब ने कई वहां पे शेर पढ़े, और एतजाज अहसन साहब ने तो माफ कीजिएगा कि आखिरी वक्त में वो तहरीक कॉल ऑफ कर दी थी। आप लोग सब जब इस्लामाबाद में थे, पार्लियामेंट हाउस के सामने थे, और हमारे वकला दोस्त ये कहते हैं कि हम तो 3-4 दिन भूखे प्यासे रहने के लिए जहनी तौर पे तैयार होके गए थे, और जब बिल्कुल सामने मंजिल नजर आ रही थी तो उन्होंने कॉल ऑफ कर दी थी। तो कोई सवालिया निशान नहीं उभर रहे? कौन सी कॉल ऑफ की बात करें? जो एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत में या नहीं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एतजाज साहब आपने वकला जो उसमें, जी हाँ, उसमें एक मसला था कि उसमें चंद लोग ऐसे जो कि बुनियाद परस्त में कहूंगा, वो लोग ये चाहते थे कि पार्लियामेंट पे हमला कर दिया जाए इस बहाने। अच्छा, वो ये समझते थे कि ये इलेक्शन ही जो हुए हैं गलत हैं। अच्छा, यानी सैंक्टिटी ऑफ पार्लियामेंट का उस वक्त सवाल आ गया था। उसके लिए वो कर रहे थे। और एतजाज साहब चूंकि थोड़े से समझदार हैं, और वो उनको सबसे बड़ी चीज ये है, मेरा कहना है कि एतजाज साहब ने लॉन्ग मार्च किया ही क्यों था? लॉन्ग मार्च की क्या जरूरत थी? जब एक सिविल हुकूमत या डेमोक्रेटिक हुकूमत, उसको अगर डेमोक्रेटिक नहीं कहते दूसरे मुखालफिन, तो सिविल हुकूमत थी। जब आप डेमोक्रेटिक है ना, मतलब आए तो वोटों से है ना। नहीं, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, और एक पूरे प्रोसेस, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, कोई बैकडोर से तो कोई भी नहीं आया। बैकडोर से तो कोई नहीं आया था। अवाम ने वोट डाले थे जी। उसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक हुकूमत आ गई है तो आप उससे बात करेंगे कि भाई ये जजेस को बहाल किया जाए, और सारा प्रोसेस के जरिए होगा। मेरे नजदीक अगर यही बात है तो ये कहा यह गया है कि गिलानी साहब ने कि मैंने अपने ऑर्डर से उनको बहाल कर दिया। अगर कानून की बात की जाए तो ऐसा नहीं होता है। नहीं, तो जस्टिस डोगर रिटायर हुए हैं तो उनकी जगह पे बहाल, जस्टिस डोगर की जगह पर बहाल हुए, जस्टिस डोगर पहले बहाल हुए। और लेकिन जब एक सरकारी मुलाजमत का, जहां तक मुझे पता है कि अगर किसी को किसी गलत इल्जाम पर भी, यानी गलतफहमी पर बर्खास्त कर दिया जाए नौकरी, तो उसको जब वो दोबारा बहाल करने का जो सिस्टम है वो एक प्रोसेस से गुजर के होता है। उसका बाकायदा प्रोसेस होता है, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद वो बहाल होता है। किसी के ऑर्डर से बहाल नहीं होता वो। तो पहले तो इनकी साख पर खुद अदलिया की भी निशान वो है कि ये बताइए, जिस वक्त आप वकला तहरीक चला रहे थे और हम देखते थे कोर्ट्स में स्ट्राइक भी हो रही है, आप लोग सड़कों पे भी हैं, पुलिस के डंडे भी खाए हैं, बहुत ज़्यादा
सब मजालिम भी हुए और सिविल सोसाइटी पूरी आपके साथ थी, वकीलों के साथ थी, उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल थे, मीडिया ने भी अपना रोल अदा किया है, बाकी और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने भी किया है, प्रोफेशनल्स भी साथ थे। और हम आपकी लीडरशिप की जो तकरीरें फॉलो करते थे उसमें ये कहा जाता था कि ये चीफ जस्टिस की बहाली तो महज पहला कदम है, इसके बाद तो हम ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी की बात करेंगे, हम इदारों की मजबूती की बात करेंगे, हम मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बात करेंगे। क्या वो सारे वादे, क्योंकि चीफ जस्टिस की बहाली के बाद तो आपकी तहरीक दम ही तोड़ गई। और माफ़ कीजिएगा, इत्तलात तो ऐसी आई कि आपकी लीडरशिप वहाँ पे कोई LPG के सौदे करने लगा था इस दौरान में, कोई कुछ और करने लगा था। क्या हुआ ये कुछ? हाँ, ये तो है हकीकत कि LPG का भी जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई शुबा नहीं। चीफ जस्टिस साहब जो है काबिल इज्जत है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उसमें हम एहतराम करते हैं, लेकिन जो उनसे तवक्कात थी उस पर वो पूरा नहीं उतरे। उनके नज़दीक शायद ये बड़े अहम केस होंगे और अवाम